चलिए एंजाइमों के नामकरण और वर्गीकरण को समझते हैं। एंजाइमों को बायोकैटलिस्ट या जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर के भीतर होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को तेज कर देते हैं। अब आप इन एंजाइमों के बारे में पहले ही बहुत कुछ जानते होंगे, जैसे इनकी संरचना के बारे में और ये कैसे काम करते हैं, ये रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कैसे बढ़ाते हैं इत्यादि। लेकिन इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि इन एंजाइमों का नामकरण कैसे किया गया। इसलिए आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को यहीं रोककर एक कागज़ लें और उस पर कुछ एंजाइमों के नाम लिखें। ठीक है, यदि आपने कुछ एंजाइमों के नाम लिख लिए हैं तो अब इन नामों को ध्यान से देखें। क्या आपको प्रत्येक नाम के अंत में एज शब्द एक प्रत्यय के रूप में दिखाई दे रहा है? यदि आपने इनके नाम नहीं लिखे हैं तो चलिए मैं कुछ उदाहरण देता हूँ, जैसे लैक्टेज, यूरिएज, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज इत्यादि। अब इन नामों को ध्यान से देखिए। क्या आपको प्रत्येक नाम के अंत में एज शब्द प्रत्यय के रूप में जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है? अब यह प्रश्न है कि एंजाइमों के इस तरह की नामकरण की प्रणाली कब शुरू हुई। तो इसका उत्तर यह है कि यह पद्धति सबसे पहले खोजे गए एंजाइम के नामकरण के साथ शुरू हुई, जो डायस्टेज था। और उस वैज्ञानिक को सम्मानित करने के लिए जिसने सबसे पहले एंजाइम की खोज की थी, बाद में खोजे गए सभी एंजाइमों के नाम के आगे एक प्रत्यय के रूप में एज शब्द जोड़ दिया गया। और ऐसा करने का सबसे आसान और सबसे लोकप्रिय तरीका यह था कि सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार के नाम के अंत में एज शब्द जोड़ दिया जाए। उदाहरण के लिए यूरिएज को देखिए, जो यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे यूरिएज नाम सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार के नाम के अंत में केवल एज शब्द जोड़कर प्राप्त किया गया है। लेकिन किसी एंजाइम के इस तरह के नाम के साथ एक समस्या यह थी कि इससे हमें उस अभिक्रिया के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता था जिस अभिक्रिया को वह एंजाइम उत्प्रेरित कर रहा है। जैसे यूरिएज के उदाहरण में हमें यह तो पता चलता है कि यह एंजाइम यूरिया पर कार्य कर रहा है, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी पता नहीं चलता। यहाँ क्या केवल नाम को देखकर आप यह बता सकते हैं कि यूरिएज वास्तव में यूरिया का हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन करता है, जिससे उत्पाद के रूप में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं? हम केवल एंजाइम का नाम देखकर यह नहीं बता सकते, है ना? एंजाइम के इस तरह के नाम के साथ दूसरी समस्या यह थी कि सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार के नाम के अंत में एज शब्द जोड़ने के अलावा वैज्ञानिक किसी भी प्रकार के ऐसे शब्द के अंत में एज शब्द जोड़ने लगे जो उन्हें सही लगा। उदाहरण के लिए बर्नेज। अब बर्नेज शब्द से हमें कुछ भी पता नहीं चलता, ना तो इससे क्रियाधार के बारे में पता चलता है और न ही उस अभिक्रिया के बारे में पता चलता है जिसे यह उत्प्रेरित कर रहा है। इसलिए बाद में वैज्ञानिकों ने एंजाइमों का नामकरण उस अभिक्रिया के संकेत के साथ करना शुरू कर दिया जिसे वे उत्प्रेरित करते हैं, जैसे ग्लूकोज ऑक्सीडेज। यहाँ क्रियाधार का नाम पूरी तरह से स्पष्ट है और अभिक्रिया भी पूरी तरह से स्पष्ट है, यानी यह एक ऐसा एंजाइम है जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है। अब यह सब घटनाक्रम 1950 के दशक के आसपास हो रहा था, जब बहुत सारे नए एंजाइम खोजे जा रहे थे। लेकिन उस समय एंजाइमों का नामकरण कैसे किया जाए इस बारे में कोई विशेष नियम नहीं थे। इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक अपने अपने हिसाब से नामकरण कर रहे थे, जिससे एंजाइमों के नामों को लेकर बहुत भ्रम की स्थिति भी पैदा हो रही थी। ऐसे में वैज्ञानिकों को एंजाइमों का नामकरण करने और उन्हें वर्गीकृत करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता महसूस हुई। इस समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिकों ने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव रसायन संघ से संपर्क किया, जिसने अंततः समस्या से निपटने के लिए एंजाइमों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की। और इस आयोग ने अंततः उस समय तक खोजे गए सभी एंजाइमों को 6 अलग अलग समूहों में वर्गीकृत कर दिया। ये 6 समूह हैं: ऑक्सीडो रिडक्टेजेज,
ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइएजेस, आइसोमरेजेस और लाइगेजेस। अब चलिए इनमें से प्रत्येक के बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो इनमें से सबसे पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। आप देख सकते हैं कि मैंने इस नाम को दो अलग अलग रंगों में लिखा है, जिसका उद्देश्य यह दर्शाना है कि यह वास्तव में दो अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, यानी एक ऑक्सीकरण है और दूसरी अपचयन है। और यह इस नाम से भी पूरी तरह से स्पष्ट है ना। अब यहाँ ऑक्सीकरण का क्या मतलब है? तो ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन की प्राप्ति या इलेक्ट्रॉन की हानि या हाइड्रोजन की हानि हो सकता है, और इसका ठीक विपरीत अपचयन होता है। यानी अपचयन का मतलब है ऑक्सीजन की हानि या इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति या हाइड्रोजन की प्राप्ति। ठीक है। इसलिए जब कोई एंजाइम किसी रासायनिक अभिक्रिया में इनमें से कोई भी कार्य करता है तो उसे ऑक्सीडो रिडक्टेजेस समूह के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इसे ऑक्सीडेजेस, रिडक्टेजेस या डिहाइड्रोजनेजेस भी कहा जाता है, क्योंकि यह हाइड्रोजन को भी हटाता है। चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। चलिए हम लैक्टिक एसिड के फर्मेंटेशन यानी किण्वन का उदाहरण लेते हैं। यहाँ लैक्टेट पाइरुवेट में बदल रहा है। हालांकि पाइरुवेट को भी लैक्टेट में बदला जा सकता है, क्योंकि यह एक रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब मैं चाहता हूं कि आप लैक्टेट अणु के इस भाग को ध्यान से देखें, जिसमें कार्बन से एक एल्कोहल समूह और एक अतिरिक्त हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अभिक्रिया होने पर यह लैक्टेट अपने दोनों हाइड्रोजन त्याग देता है और ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड यानी द्विआबंध बनाता है। इससे हमें जो अणु मिलता है उसे ही पाइरुवेट कहा जाता है। अब यहाँ लैक्टेट अपने दोनों हाइड्रोजन किसे देता है? ये हाइड्रोजन NAD अणु को दे देता है, जो कि एक कोफैक्टर यानी सहकारक या इलेक्ट्रॉन वाहक है। लेकिन हमें अभी इसके बारे में विस्तार से जानने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यहाँ हमारे लिए केवल यह समझना महत्वपूर्ण है कि लैक्टेट अपने दोनों हाइड्रोजन त्याग कर ऑक्सीकृत हो रहा है और दूसरी ओर NAD अणु जो उन हाइड्रोजनों को ग्रहण करता है उसका अपचयन हो रहा है। इस प्रकार कोई भी ऐसा एंजाइम जो किसी ऐसी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे हैं, उसे ऑक्सीडो रिडक्टेजेस के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इसलिए इस एंजाइम को, जो कि लैक्टेज डिहाइड्रोजनेज है, इसे ऑक्सीडो रिडक्टेजेस के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडो रिडक्टेजेस ऐसे एंजाइम होते हैं जो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, और लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज इसका एक उदाहरण है। चलिए अब एंजाइम के दूसरे वर्ग के बारे में समझते हैं, जो कि ट्रांसफरेजेस है। अब ट्रांसफरेजेस नाम से हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह निश्चित रूप से किसी चीज़ को ट्रांसफ़र यानी स्थानांतरित करता होगा। वास्तव में ट्रांसफरेजेस वर्ग के अंतर्गत वे सभी एंजाइम रखे जाते हैं जो किसी फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह को स्थानांतरित करते हैं, लेकिन ध्यान रहे हाइड्रोजन को छोड़कर। चलिए इसका भी एक उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक एलेनिन अणु और एक अल्फा कीटो ग्लूटरेट अणु है। अब अभिक्रिया होने पर एलेनिन अपने एमीन समूह को अल्फा कीटो ग्लूटरेट में स्थानांतरित कर देता है और पाइरुवेट में बदल जाता है, जबकि अल्फा कीटो ग्लूटरेट एमीन समूह को प्राप्त करके ग्लूटामेट में बदल जाता है, और यह अभिक्रिया एलेनिन ट्रांस एमिनेज द्वारा उत्प्रेरित होती है। इसके नाम में ट्रांस एमिनेज इसलिए है क्योंकि यह एक एमीन समूह को स्थानांतरित कर रहा है। इस प्रकार एलेनिन ट्रांस एमिनेज ट्रांसफरेजेस का एक उदाहरण है। चलिए अब एंजाइम के तीसरे वर्ग को देखते हैं, जो कि हाइड्रोलेजेस है। यहाँ भी नाम से पता चलता है कि यह ऐसे एंजाइमों का समूह है जो हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, जिसका मतलब है जल की उपस्थिति में किसी अणु का टूटना। चलिए इसका भी एक उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक पायरोफॉस्फेट अणु है जो पानी की उपस्थिति में दो फॉस्फेट अणुओं में टूट जाता है, और जो एंजाइम इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है उसे पायरोफॉस्फेटेज कहा जाता है। इस प्रकार पायरोफॉस्फेटेज हाइड्रोलेजेस का एक उदाहरण है। लेकिन पायरोफॉस्फेटेज इसका एकमात्र उदाहरण नहीं है, बल्कि जैविक प्रणाली में
हाइड्रोलेसिस एंजाइम प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। जैसे जो एंजाइम पेप्टाइड आबंधों को तोड़ता है हम उन्हें पेप्टिडेजेस कहते हैं। इसी तरह यदि वह एस्टर आबंधों और लिपिड को तोड़ता है तो हम उसे लाइपेजेस कहते हैं। और यदि वह एमाइलोज में ग्लाइकोसाइडिक आबंध को तोड़ रहा है तो हम उसे एमाइलेजेस कहते हैं। और ये सभी एंजाइम हाइड्रोलेसिस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब एंजाइम के चौथे वर्ग को देखते हैं जो लाइएजेस है। तो कोई भी ऐसा एंजाइम जो अपने सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार से जल अपघटन या ऑक्सीकरण के बिना एक समूह को हटा सकता है हम उसे एंजाइमों के लाइएजेस वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ हमारे पास एक पाइरोवेट है जो अपने एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन त्याग कर एसिटैल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और यह अभिक्रिया पाइरोवेट डी कार्बोक्सिलेज द्वारा उत्प्रेरित होती है। डी कार्बोक्सिलेज इसलिए क्योंकि यह पाइरोवेट से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर रहा है। लेकिन यदि यह पानी के अणु को अलग करता तो हम इसे डिहाइड्रेज कहते, और यदि यह अमोनिया को अलग करता तो हम इसे डीएमिनेज कहते। इस प्रकार हम लाइएजेस का एक उदाहरण लिख सकते हैं, पाइरोवेट डी कार्बोक्सिलेज। चलिए अब पांचवें वर्ग को देखते हैं जो आइसोमरेजेस है। अब आइसोमर का क्या मतलब होता है? तो आइसोमर्स वे अणु होते हैं जिनके आणविक सूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनकी ज्यामितीय व्यवस्था अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए यह 2 ब्यूटीन की संरचना है और यह भी 2 ब्यूटीन ही है। लेकिन इस पहली संरचना में दोनों मिथाइल समूह एक ही ओर हैं जबकि इस दूसरी संरचना में ये विपरीत ओर हैं। इस पहली संरचना में मिथाइल समूहों की जो व्यवस्था है उसे सिस अरेंजमेंट कहा जाता है, जबकि दूसरी संरचना में मिथाइल समूहों की व्यवस्था को ट्रांस अरेंजमेंट कहा जाता है। लेकिन इस सिस और ट्रांस अरेंजमेंट के अलावा आइसोमर्स अन्य प्रकार के भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए इस एलेनिन अणु को देखिए जिसमें एक एमीन समूह बाईं ओर है और पुनर्व्यवस्था के बाद यह समूह दाईं ओर चला जाता है। अब इन दोनों संरचनाओं का आणविक सूत्र एक समान है लेकिन चूंकि इनमें क्रियात्मक समूह की व्यवस्था अलग अलग है इसलिए इनके रासायनिक और भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। अब ऐसे एंजाइम जो क्रियात्मक समूहों को इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित करते हैं जिससे आइसोमर्स बनते हैं उन्हें आइसोमरेजेस के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और एलेनिन रेसमेज इसका एक उदाहरण है। ठीक है, आइए अब छठवें और अंतिम वर्ग को समझते हैं जो कि लाइगेजेस है। लाइगेजेस वर्ग के अंतर्गत उन एंजाइमों को रखा जाता है जो एटीपी का उपयोग करके 2 अणुओं को जोड़ने का काम करते हैं। आपने डीएनए लाइगेज के बारे में ज़रूर सुना होगा। यह वह एंजाइम होता है जो 2 डीएनए स्ट्रैंड्स को जोड़ता है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 समूह हैं, ग्लूटामेट और एमीन समूह, और इन दोनों समूहों को एक लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ा जाता है जो यहाँ ग्लूटामाइन सिंथेटेज है। यह एंजाइम एटीपी का उपयोग करके एमीन समूह को ग्लूटामेट समूह से जोड़ देता है जिससे ग्लूटामाइन बनता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने एंजाइमों के 6 अलग अलग वर्गों के बारे में जाना, लेकिन मुझे लगता है कि एंजाइमों के बारे में समझने का सबसे अच्छा तरीका जीवित कोशिकाओं में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करना है, विशेष रूप से क्रेब्स चक्र या ग्लाइकोलिसिस का अध्ययन करना जो आपके पाठ्यक्रम में भी हैं। इसलिए जब आप इनका अध्ययन करें तो प्रत्येक चरण पर थोड़ा रुकें और ध्यान से समझें कि एंजाइम उस चरण में क्या काम कर रहा है। क्या वह ऑक्सीकरण कर रहा है, हाइड्रोलिसिस कर रहा है या फिर 2 अणुओं को जोड़ रहा है। इसके बाद प्रत्येक एंजाइम को इन 6 वर्गों के अंतर्गत रखने का प्रयास करें, और जब आप एंजाइमों को इस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि जीव विज्ञान में होने वाली कठिन और बोरिंग रासायनिक अभिक्रियाओं को समझना आपके लिए बहुत आसान और मज़ेदार हो जाएगा।